एक मिनट। तीन तीन चार चार फोन ट्रेन में खुले में देखे। हेलो। सुभाष जी। हाँ बोलते। एक तो उत्तराखंड के लिए मैंने एक टीम बनाई है। हम 1 तारीख के आसपास, 1 अगस्त के आसपास उत्तराखंड जा रहे हैं। हेलो, आवाज आ? जी जी बोलिए। हाँ, 1 तारीख का हम प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड का। आज ही हमारी यात्रा खत्म हो गई जो महाराष्ट्र में चल रही थी, और एक 2-3 दिन हम यहाँ की पूरी तैयारी करते और सामने प्रोजेक्ट भेज देते कि जो वहाँ के लोग देखेंगे कि हमारा जो प्लानिंग है वो एक है वहाँ उत्पादन करने का। उत्पादन में जो राजमा करके है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट महाराष्ट्र में है। दूसरी है वहाँ कोऑपरेटिव की स्थापना करना, कोऑपरेटिव कैसी तैयार करना और कैसी चलाना और बाकी लोगों को कैसे काम देना, ये भी हमारा एक टारगेट है। तीसरी बात है कि वहाँ जो उत्पादन होगा उसको गोडाउन में कैसा लाए, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, ये भी एक प्लानिंग हम 2 दिन में बना के उनको भेज रहे हैं। जी हमारे ये बीच है में अमरनाथ 50। जी ने ज्वाइन कर लिया है और ठीक है। मैं सुभाष जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें और फिर इसके बाद हम लोग भाई कमलानंद जी से आग्रह करेंगे कि वो 2 शब्द रखें। फिर इसके बाद अमरनाथ जी आज का वक्तव्य रखेंगे जो आज का विषय है उत्तराखंड को लेकर। तो सबसे पहले सुभाष जी उनका स्वागत करें और फिर भाई कमलानंद जी। तिवारी जी सर का बहुत बहुत कार्य बहुत खुश है। धन्यवाद। कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा ट्रेन में है ना हम लोग। जी जी अरे आवाज तो आ रहा है। हाँ, जी मैं तिवारी आग्रह जी करूंगा। धन्यवाद। जी जी मैं आग्रह करूंगा भाई कमलानंद जी से कि वो इस कार्यक्रम के शुरू होने से पूर्व ओवरऑल जो विषय है और जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और पूरे उद्देश्य जो है हमारे उसके बारे में बताएं और अपना आशीर्वाद दें। भाई कमलानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबको प्रणाम, शुभकामनाएं। ये आप जो कर रहे हैं एरिया वाइज, बहुत बहुत अभिनंदन और बड़ी खुशी की बात है। बस मेरे 2 बिंदु हैं, क्योंकि तिवारी जी भी बहुत एक्सपर्ट है, हमारे भाई साहब नारंगी जी भी बहुत एक्सपर्ट है, उधर उप्रेती जी भी बहुत एक्सपर्ट है, और कई लोग अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अब ऐसी दिशा में उत्तराखंड का फोकस अगर करके चलते हैं तो मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो हम जब नारंगी साहब से अनुरोध है, भाई उम्र का भी तकाजा है, जाना आना भागना दौड़ना, तो अपन जब तक लोकल लीडर को नहीं देंगे टोपी, लोकल जैसे उप्रेती जी है, तिवारी जी है, ये वो लोकल है, वो उत्तराखंड में है, घूम रहे हैं, संपर्क है उनके, तो उनको जो कुछ अपना ज्ञान है वेबिनार से दे दे, और जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन पहले भेज दे वेबिनार से किताब पेपर जो देना, इंटरव्यू करवा ले, चर्चा करवा ले। एक तो मेरा एक तो अनुरोध ये, समय बचाइए आने जाने का, और दूसरा जो बात वेबिनार से हो सकती है वो कर ले। एक दूसरा, अभी उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो हमारी अभी उप्रेती जी, तिवारी जी, इन सबसे बात हुई कि 100 करोड़ प्रति ब्लॉक कोऑपरेटिव में पैसा अवेलेबल है, और 29 विषय ग्राम सभा को दिए हुए हैं, और निर्विरोध चुन के आ गए बहुत सारे लोग, 50%। तो ऐसी दिशा में अगर हम प्रति गांव 2-3 करोड़ का कोऑपरेटिव के साथ प्लान करते हैं और उनको 10% कंसल्टेंसी ट्रेनिंग मोटिवेशन चार्जेस, तो तिवारी जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उनका कोऑपरेटिव में पकड़ है, मुख्यमंत्री इनको बुला के बात करते हैं, और सेक्रेटरी को अच्छी तरह जानते हैं, अपने को भी जानता है वो सेक्रेटरी, अच्छा आदमी है। तो इसका मतलब ये हुआ जमीन पर उतारने की गति बढ़ाना।
और वो गति बढ़ाने के लिए अगर 10% होता है तो सबको मिलेगा प्रसाद, तो गति बढ़ जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि समय की चुनौती समझकर इस वक्त पूरा गति लगा दे, गति ताकत लगा दे, तो ये पकड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है। पैसे की कमी नहीं है, महिलाओं की कमी नहीं है, कथाकार, संत, प्रवृत्ति, ये वो सब, केवल इसकी जरूरत है, उंगली की मुट्ठी बना दे। और मैं अनुरोध करूंगा कि इस वक्त में डिस्कशन कर ले, फोकस उत्तराखंड, उप्रेती साहब है, तिवारी जी है, हमारे चमोली जी वगैरह है। और मेन पॉइंट ये है ना, 50% अगर, लगभग नहीं 50, 40 से 50% अगर ग्राम सभा में निर्विरोध आ रहे हैं और उनको अगर 2-3 करोड़ का कोऑपरेटिव का प्लान की कंसल्टेंसी देते हैं, तो कितनी बड़ी क्रांति होगी आप सोचिए। मेरा तो दिल बहुत खुश हो जाता है कि बड़ा सही समय आ गया, बहुत सही समय आ गया। और इस वक्त में सबको तलाश भी है, विकल्प की भी है, लोग फेडअप भी हो गए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए उंगली की मुट्ठी बनाए, ब्लॉक पकड़े, गांव पकड़े, और जो प्रधान जी आ गए हैं उनको शुभ लाभ के साथ में महिलाओं को जरूर लो। कथा से क्रांति है, गाय है, बद्री गाय के गांव खाली पड़े हैं, तो इट कुड बी ए वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मेरा अनुरोध है, कोई भी प्रश्न हो जरूर करे, सुन ले, मैं भी सुन रहा हूँ। मगर आइए लेट अस कम आउट विद एक्शन प्लान कि आज की मीटिंग के बाद क्या निकला। तिवारी जी वहां पर है, चमोली जी वहां पर है, हमारे और भी लोग हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी एक उधर में है, हमारे भाई साहब। तो ये सब मिलकर जोड़ ले लेंगे, अगर ब्लॉक को पकड़ ले, गांव को पकड़ ले, और प्रधान जो निर्विरोध आए हैं, बहुत बड़ी आशा की किरण। आइए मिलकर करते हैं, शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और आशा बहुत तगड़ी है कि ये तो होगा ही होगा, बस केवल मिलकर काम करें। प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय कमल टावरी जी। मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी से कि वो आए और आज का जो विषय है उस पर विस्तार से अपना वक्तव्य रखें। आपके पास 30 से 40 मिनट का समय रहेगा, इसके बाद प्रश्नोत्तर लिया जाएगा। तो आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी, अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं ताकि सभी लोग आपको देख भी पाए। जी नमस्कार, सबको प्रणाम है। ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को वंदन, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब को सादर वंदन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जुड़े, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभिषेक जी, आप और डॉक्टर साहब का, और भी ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को हम वंदन करते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि सहकारिता क्यों जरूरी है। हमारे उत्तर भारत में सहकारिता का नाम एकदम जीरो पावदान पे चल रहा है। इसी वजह से हम उत्तर भारत के किसी भी राज्य में आप देखिए, सहकारिता मॉडल पे किसी भी तरह का कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। सहकारिता साउथ में इतना अग्रेसिव क्यों है? इसका वजह है वहां पे लोगों में जन भागीदारी पे भरोसा है। हमें उत्तर भारत के तमाम राज्यों में, चाहे वो मैदान के हो चाहे पहाड़ के हो, हम सब मिल करके जन भागीदारी के माध्यम से हर गांव को सहकारिता मॉडल के रूप में जोड़ करके अगर हम कार्य करने का प्रयास करें तो हम हर गांव को समृद्ध और स्वरोजगार की जो परिकल्पना है उसको पूर्ण कर सकते हैं। मैं मॉडल के रूप में एक आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, जो हमने पूरे पहाड़ में प्रवास करने के बाद 95 खंड यहाँ पे है, 95 ब्लॉक है, सब जगह प्रवास करने के बाद हमने उत्तर काशी को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास शुरू किया। उत्तर काशी के में 7 समितियों का गठन करके हमने 7 ब्लॉक में कार्य शुरू कर दिया। एक ब्लॉक में हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम शुरू हो गया है। पूरे एक जिले में कम से कम हमारे पास 2200 जो है महिलाएं जुड़ी हैं, और पुरुष भी काफी 1200-1300 करीब पुरुष हैं, और 7 बहुउद्देशीय सहकारी समिति यहाँ के राज्य के निबंधन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए रजिस्टर्ड होकर के हम लोग जो है उस पे कार्य शुरू कर दिए हैं। क्योंकि 7 तहसील है, 7 तहसील के अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग जलवायु है,
अलग अलग वातावरण है, अलग अलग वहाँ पे चीजें कहीं पे मिलिट होता है, कहीं पे फ्लावर्स होते हैं, कहीं पे फल होते हैं, कहीं पे औषधियां हैं। तो हम अलग अलग रूप में समितियों के माध्यम से कार्य का प्रारूप तैयार करके जो है, जो संबंधित जो सिस्टम है उसमें हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट चिन्याली सोड़ में शुरू किया। दूसरा, चुनाव के वजह से हम भटवारी में शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, मोरी में हमारा जो है तैयारी सब हो गई है। ऐसे ही जो है नौगांव है, पुरोला है और नैनबाग है। और इसी तरह से और भी कई जो हर्षिल है, मुकवा है और गंगोत्री है। इन सब जगहों पे हम लोग चयनित करके वहाँ के स्थानीय समस्याओं का जो है मद्देनजर रखते हुए हम लोग कार्य शुरू कर दिए हैं, वहां पे कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा टारगेट चमोली पे रहेगा। चमोली में हमारा जो है 5 समितियां रजिस्टर्ड के लिए प्रस्तावित हो गई है। चुनाव की वजह से रुका हुआ है, वो जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो है करीब 9 तहसील है। हम अभी केवल 5 तहसील को फोकस कर रहे हैं जो सीमांत गांव से लगे हुए हैं। और ऐसे ही टेहरी में है, ऐसे ही पौड़ी में है। यहाँ विकल्प बहुत है। सहकारिता जन भागीदारी के माध्यम से सरकार के पास इतना पैसा है, यहाँ पे जो है विकल्प लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ काम करने की आवश्यकता है, वो भी जन भागीदारी के माध्यम से जोड़ करके। डॉक्टर टावरी साहब जो बात कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम कर नहीं पा रहे हैं, लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कर रहे हैं उनसे समझ नहीं पा रहे हैं, और जो कर चुके हैं उनसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हमें सब समझना जरूरी है कि और सहकारिता को जो है आगे कैसे बढ़ाया जाए। वही एक ही विकल्प है, जन भागीदारी। जब तक हम जन भागीदारी को आगे बढ़ाएंगे नहीं, उनको जोड़ेंगे नहीं, उनको जिम्मेदारी देंगे नहीं, तब तक हम आगे सफल नहीं हो पाएंगे। हर तरह के विकल्प हैं, वितरण प्रणाली से लेकर के, फिशरी से लेकर के, डेयरी से लेकर के और मिलिट से लेकर के, और वहाँ की जो वैल्यू आइटम्स हैं, जो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, औषधियां हो रही हैं, उनको हम लोग जो है निगलेक्ट कर रहे हैं। जंगल जो है जला दिए जा रहे हैं, और बाकी जो है जो चीजें हैं औने पौने भाव में लोग जो है उसको उठा रहे हैं, ले रहे हैं। तो हम सब जो है सहकारिता के मॉडल के रूप में कोऑपरेटिव के माध्यम से जन भागीदारी को जिम्मेदारी देते हुए, हर गांव को जिम्मेदारी देते हुए अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ संभावनाएं हो सकती। केवल पहाड़ में नहीं, पूरे उत्तर भारत के हर राज्य की स्थिति ऐसे ही है। इसलिए जो है हर राज्यों में जो है होना चाहिए, ऐसा जो है मेरा विचार। और जो मैं कर रहा हूँ, वो जो मेरा फोकस है, जो मेरा प्रयास है, वो इस तरह से प्रयास पूरे पहाड़ में है। देखिए, शासन तो बाद में आता है, पहले हम निचले स्तर पे लोगों को जोड़ें। दिक्कतें जब आती हैं, जब हम जोड़ें, वहां समझें, वहां देखें। जो 29 प्लानिंग कमीशन के जो 29 प्रोग्राम्स हैं, वो गांव के लिए है। अभी तो सबसे बड़ी जो है खुशी की बात है कि उत्तराखंड में जो अभी प्रधान नया पंचायत के जो चुनाव रहे, निर्विरोध चुने जा रहे हैं। कम से कम 40 से 42% लोग जो है निर्विरोध चयनित किए जा रहे हैं। जो कल 24 तारीख है, कल वोटिंग है। इसके बाद 28 तारीख है, 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, साफ हो जाएगा, जो है क्लियर हो जाएगा कि कितने जो है निर्विरोध और कितने चयनित हुए जो है चुनाव के द्वारा। तो ये सब जो है, इनको प्रगतिशील प्रधान के माध्यम से, मंच के माध्यम से डॉक्टर साहब का जो सपना है उसको साकार करने में हम सहकारिता के माध्यम से जन जन तक जोड़ने का प्रयास करें और उनके साथ मिलकर काम करें। तो यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सहकारिता एक माध्यम बना के अगर करें, सहकारिता में बहुत कुछ है, बहुत कुछ समाहित है, समूह में शक्ति है। इसलिए सहकारिता सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं इतना कह के अपने वाणी का विराम करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय सहकार। धन्यवाद आदरणीय अमरनाथ जी। मैं आग्रह करूंगा प्रश्न लेने से पहले कि मैं जीवन चंद्र उप्रेती जी को बुलाना चाहूंगा, और चाहूंगा कि अभी ये विषय है, इस विषय पे आपका क्या कहना है, क्योंकि इसके बाद फिर हम प्रश्न लेंगे।
बिल्कुल। आदरणीय उत्कृति हाँ, जी। हाँ जी जी। सभी को धन्यवाद अभिषेक जी। मैं सभी लोगों को, उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। और मैंने आदरणीय अमरनाथ जी की बात सुनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वो, और उनको बहुत बड़ा अनुभव भी है जिसका लाभ जरूर मिलेगा लोगों को, और मिल भी रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह से ये पूरे अगर उत्तराखंड में हम 95 ब्लॉक में योजना बनाएं तो हमारा शायद लगता है बहुत ज्यादा तरक्की उन्नति हो सकती है वहां पर। और इसके लिए मार्गदर्शन उनका, हमारी बात हुई थी तो पूरा मार्गदर्शन देते भी हैं और देते रहेंगे। इसके लिए अभी हमारी नागले जी से भी बात हुई है, वो हमको एक प्रोजेक्ट भी भेज रहे हैं। और हम पहले इसको थोड़ा सा, हमारे अंदर ही कमी है, हमारे अंदर कमी ये है कि अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं विद इन 2 और 3 डेज इसको हम ऐसी स्थिति में ले आएं, और नागले जी आ जाएंगे और इनसे भी मिलेंगे, अमरनाथ जी से भी। और इस कार्य को हम चाहते हैं पूरे उत्तराखंड में जो भी होगा इनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैंने कई जगह ब्लॉकों में बात भी की है। और एक तो मैंने योग के माध्यम से, मैं 11-11 की टीम बनाई है मैंने, और उनसे कहा है कि भाई आप योग शिक्षक जो हैं, अगर यहीं से शुरू करना है तो आप ही कोऑपरेटिव बना करके सारी वहाँ की क्षेत्र की प्रॉब्लम्स जो बहुउद्देशीय है उसको करो। लेकिन अब उनको समझाना पड़ेगा, उनको उनके क्लास लेनी पड़ेगी। जैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ जल्दी से, वैसे वो तो बिल्कुल अनुभवी हैं। तो हमें एक्सपर्ट बनना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अमरनाथ जी तो बिल्कुल हमें हर हर क्षण पर मदद करने को तैयार है। धन्यवाद। धन्यवाद। सुभाष जी, सुभाष जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी। आज ही मैंने जलगांव से एक प्लान बनाया। इस प्लान में हमने कोऑपरेटिव उत्तर प्रदेश में कैसा सक्सेस करना है, इसके लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया है। और कल 2 बजे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी और अपने गोपाल प्रसाद और उनका एक साथी रघुवंशी जी का, ये 3 लोगों को हमने वाराणसी में भेजा है। उत्तर प्रदेश की शुरुआत अपन वाराणसी कोऑपरेटिव से चालू करेंगे। और वहां से जो बिजनेस है, कोऑपरेटिव का बिजनेस कैसा करना, कौन सी भी कोऑपरेटिव चालू हो गई तो उसका कोऑपरेटिव के सामने कुछ ना कुछ बिजनेस चाहिए। तो हम 1 करोड़ का बिजनेस अगले आने 2 महीने में वाराणसी से रघुवंशी के कोऑपरेटिव के माध्यम से, और उनको हेल्प करेंगे अपने गोपाल प्रसाद, और वो वहां रहेंगे। मैं 5 तारीख को या 6 तारीख को उत्तर प्रदेश जाऊंगा, और 1 तारीख का मेरा प्लान है जो है उत्तराखंड का है। मैंने जी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसा हमने प्लानिंग किया है। और ये प्लानिंग करके हम अभी सब स्टेट में जा रहे हैं। अभी हमारी 5 दिन की यात्रा भी जलगांव में हमने विसर्जित कर दी। सबको सभी जगह भेज दिया है। आज हमारे साथ प्रशांत जी है, वो भी 2 दिन में रायपुर पहुंच जाएंगे। और हम हमारी महाराष्ट्र की टीम लेके पहला उत्तराखंड जाएंगे और बाद में हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हमने अयोध्या में 1,000 क्विंटल गेहूं का बीज परचेस करके रखा है। तो अयोध्या से भी हम मार्केटिंग का काम अगले महीने से चालू कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम हमने बनाए हैं। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का अच्छा बीज है वो पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में हम भेज देंगे। और उस माध्यम में कोऑपरेटिव के लोगों को पैसे मिला के देंगे, फिर उनको थोड़ा अर्निंग हो गया। जैसा महाराष्ट्र के लोगों को मैंने वाराणसी से बीज लाके 1 महीने में 5 लाख का कोऑपरेटिव ने सेल कर दिया, और 1 लाख रुपए उन्होंने कमा दिया, 20% कोऑपरेटिव ने। और खर्चा मात्र एकदम कम आ गया, क्योंकि उसका खर्चे का हमने प्लानिंग भी सही किया था। तो सभी लोगों के साथ हमारा मटेरियल मिल गया। और सब हमारे प्लॉट भी हमें को चला उनका
जी, सुभाष जी, आपका नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है। मैं अन्य साथियों से जिनके हैंड रेज हैं वो उनसे कहूंगा कि बारी बारी से विषय पे प्रश्न रखें। आ, सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज, आपका हैंड रेज है, आप प्रश्न रखिए। प्रेमानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वर्धा से आने के बाद हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। सुभाष नालंगी जी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कंधे से कंधा मिला करके पूरे जिस जिस प्रदेश में मार्केटिंग की जरूरत होगी, बीज की जरूरत होगी, एज एजेंट हम पूरे प्रदेश में काम करने को तैयार हैं। उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर सहकारिता में जो भी जरूरत पड़ेगी, हर पल, हर समय, हर घड़ी उनके साथ किसानों के लिए, गौ माता के लिए, अपने जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी प्रकार करने के लिए हम समर्पित हैं। कृपया हमको बताते जाएं, हम मिलकर काम करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रेमानंद जी। गोपाल प्रसाद जी, गोपाल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी अन्य साथी भी जी, अपना हाथ नमस्कार। उठा सकते जी, हैं या नमस्कार। अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं जी। हाँ, आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग वर्धा शिविर आए थे, उसका जो मूल विषय था वो था ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य, पर्यावरण। ये जो पांचों विषय थे, इस विषयों के ऊपर में जो चिंतन मनन हुआ, उसमें सहकारिता भी विषय था और सहकारिता का जो मुख्य प्रेरक थे डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। तो उनके यात्रा के बाद, ये शिविर के बाद हम लोग 5 दिनों की यात्रा पे निकले थे, जमीनी हकीकत देखने के लिए। उसका प्रैक्टिकल रूप, थ्योरी तो हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन थ्योरी में और प्रैक्टिकल में काफी अंतर होता है। तो किसानों की जो मूल समस्या है, उसको जो फसल का जो लागत मूल्य नहीं मिल पाता, लाभकारी मूल्य जो नहीं मिल पाता, लागत मूल्य ही केवल प्राप्त हो पाता है, तो अपनी खेती और अपना खाद से सुदृढ़ करना, देसी बीज का संरक्षण और उसका संवर्धन, इस मूल उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास को कैसे किया जाए जिससे कि उसका रेवेन्यू बढ़े, किसानों की आय बढ़े, किसान खुशहाल हो। जब किसान खुशहाल होगा तभी ग्रामीण विकास हो सकेगा। और इसके संदर्भ में मैं चाहूंगा कि हमारे साथ प्रकाश रघुवंशी जी हैं, जो वाराणसी के हैं, जिनके यहाँ ही सहकारिता का प्रकल्प उत्तर प्रदेश में पूरा गुंजायमान होगा, वहीं से हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप भी इसके साथ मतलब रखें। जी प्रणाम। जी। जी प्रणाम। जी जी। अब यही है कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सरल रास्ता है कि किसानों को उन्नत बीज दे करके उनकी उत्पादन को बढ़ा दें और किसान खुद अपना रेट खोले। इसके लिए जैविक खेती करेंगे तो जैविक खाद्य पदार्थ महंगा बिकेगा और बीज महंगा बिकता है। तो इस तरह से हम लोग परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी गया था जलगांव, वहाँ के बहनों ने भी काफी सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिए हैं। वो भी ये यौगिक खेती करवा रही हैं और देसी बीज विलुप्त हो रहा है उसको बचाने, उसका संरक्षण संवर्धन का जो मेरा प्रयास है, आप लोग चाहेंगे तो सफलता मिलेगी। जी। जी जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे अन्य साथियों से कि वो भी अपना हैंड रेज करें। इस बीच में जी मैं अपना प्रश्न पूछता हूं। मेरा प्रश्न अमरनाथ तिवारी जी से है। जी पहली चीज ये कि आप सहकार भारती से जुड़े हुए हैं। सहकार भारती का जो मंत्र है, संस्कार बिना सहकार नहीं। तो जो आपने उत्तर भारत में जो सहकारिता की जो समस्या और उसके ना प्रभावी होने के जो विषयों को बताया कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से कारण आपको दिखाई देते हैं जिनकी वजह से ये उत्तर भारत में सहकारिता का आंदोलन अपनी गति नहीं पकड़ पा रहा है, वहीं पश्चिम और दक्षिण भारत में इसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। आदरणीय अमरनाथ जी, प्रश्न।
तो धन्यवाद अभिषेक जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस प्रश्न का उत्तर साफ है। उत्तर भारत में अभी तक जितनी भी सहकारी समितियां या सहकारी संस्थाएं बनाई गई थी वो एकाधिकार के रूप में थी। और पहला और दूसरा जो है एनपीए, एकाधिकार और एनपीए हुए जो है तमाम सहकारी समितियां आज के डेट में कंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, जिसके वजह से चुनाव का एक राजनीति का एक गढ़ के रूप में उसको बना करके रखा गया। हेलो, सुनाई दे रहे हैं? हेलो, हाँ दे रहे, सुनाई दे रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारे उत्तर भारत की जितनी भी सहकारी समितियां या सहकारी संस्थाएं रही हैं, कोऑपरेटिव जितने भी रहे हैं, वो केवल राजनीतिक युद्ध के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए ही बनाई गई थी। उस पे धरातल पे काम करने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका वजह है कि उत्तर भारत में सहकारिता एकदम निचले स्तर पे दबी हुई रही। अब आज आपको बता रहा हूं कि हम तो, हमारे पास दायित्व, हम तो एक छोटे से राज्य पे जो है कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे 6000 समितियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से मुश्किल से 200-250 समितियां कार्यरत हैं अच्छी तरह से। अभी सरकार ने उसमें से भी जो है 1500 समितियों को जो है अभी निरस्त किया है 2 दिन पहले। तो हम लोगों के अनुशंसा के आधार, तो हम क्यों नई व्यवस्थाएं क्यों देख रहे हैं? उन समितियों को या तो हम उनके जो है जो एनपीए है, उनकी लायबिलिटी है, उसको हम पूरा करें तब हम उनको चलाएं, या फिर जो है जो एकाधिकार है उसको खत्म करें, उसमें जो है दूसरे लोगों को जोड़े तब चलाएं। तो इससे भारत सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की 2024 में। उस गाइडलाइन के तहत एक नया एसओपी आया। अभी जो है 25 तारीख को, परसों जो है एक सहकारिता नियमावली अभी जो है जारी होने जा रहा है। भारत सरकार जारी कर रहा है, जो पूरे देश को उसको मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अभी जो जन भागीदारी की बात करते हैं, हर गांव को जिम्मेदारी देने की बात करते हैं, तो वो सहकारिता जो मॉडल होगा वो हर गांव का अपना जो है मॉडल होगा। वो हर गांव के लोगों की जिम्मेदारी होगी। हर गांव को इसमें मिल करके और साथ चल करके काम करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का यही एक उत्तर है कि हमें हर गांव को जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है समूह के माध्यम से। इसलिए उत्तर भारत में क्यों हुआ, क्या हुआ, अब वो जो गया, हमको आने वाले जो जनरेशन है उसको एक साथ जोड़ करके हर प्रकल्प में, देखिए इतने कोऑपरेटिव की व्यवस्थाएं हैं, वितरण प्रणाली है, फिशरी है, डेयरी है, आपका औषधि का है, आपका जो है अभी अभी जो है एक ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर कोऑपरेटिव का जो है अभी भारत सरकार ने भी किया, राज्य सरकार भी शुरू करने जा रही है। तो इसी तरह से हम उस कोऑपरेटिव के माध्यम से गांव गांव को जोड़ें, गांव को जन भागीदारी के माध्यम से उनको जिम्मेदारी दें। वहां एकाधिकार न हो, एक आदमी उसको जो है चलाने वाला न हो, राजनीतिकरण न हो। इस तरह से जो है जो भी योजनाएं भारत सरकार की या राज्य सरकार की है, वह उसके लेने के लिए जो है एक जिम्मेदार न हो, उसमें अनेक जिम्मेदार हो। इस तरह से जो है हम उत्तर भारत में सहकारिता को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके उसको आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को जो है बहुत सारी स्वाभिमान, स्वावलंबी और स्वदेशी जो हमारी परिकल्पना है उसको पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी में मेरा एक काउंटर प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि ये जो आपने बताया कि उत्तराखंड में 6000 के करीब रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और जिनमें से केवल 200 से 300 कार्य कर रही हैं, बाकी और सारी मतलब निष्क्रिय अवस्था या फिर खत्म हो चुकी हैं, वो कार्य नहीं कर रही हैं। तो ये जो निष्क्रिय कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और जो काम नहीं कर पा रही हैं,
तो इनको पुनर्जीवित करने के लिए एक तो सरकारी पहल जो सरकार की तरफ से की गई, या फिर जो कि सहकार भारती और अन्य ऐसी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से की गई, क्या कोई पहल की गई? अगर की गई तो उसका क्या परिणाम आया, और उसमें जो है वो क्या समस्याएं आ रही हैं? ये जो जो पुरानी, देखिए ऐसा है ना, जहाँ पे सरकारी तंत्र का जो है केयर टेकर बैठ गया, सरकारी मशीनरी अपने हिसाब से काम करती है। समाज के जो सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अभी क्या है, ये बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी जो है उसमें लोचे थे, जिनकी वजह से उनको पुनर्जीवित करना बड़ा कठिन था। इसलिए सरकार ने गाइडलाइन दिया कि बहुउद्देशीय, वो केवल एक उद्देशीय संस्थाएं हैं, और सरकार ने उसको बहुउद्देशीय संस्थाओं के नाम से, सहकारी समिति के नाम से, क्योंकि पूरे गांव को जोड़ना है। एक समिति में 4-5 गांव को जोड़कर, क्योंकि पहाड़ में छोटे छोटे गांव हैं, तो एक समिति में 5 गांव को जोड़ करके उसका टारगेट पूरा करना है। 300, 350 से लेके 500 लोगों को जोड़ना है। जैसे मैदान है, मैदान में 1000 लोग तक का है। तो इस तरह से उनको, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जवाबदेही जब एक का होगा तो अनेक विपत्तियां आएंगी, और जवाबदेही जब अनेक का होगा तो उसका निराकरण भी अनेक के माध्यम से, अनेक विचार से, अनेक व्यवस्थाएं से वो निकलता है। इससे जो है ये चीजें यहाँ, ये दिक्कतें आ रही। जी, अन्य साथी अपना प्रश्न कर सकते हैं। प्रेमानंद जी, आपने फिर से हैंड रेज किया है। प्रेमानंद जी। हाँ, आप लोगों की बातें सुन करके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि जो ये जितनी भी अमरनाथ जी ने भी बताया कि कोऑपरेटिव जो निष्क्रिय है, जो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे निष्क्रिय समाज में बहुत सी चीजें हैं जिनको कि कथा के माध्यम से और विचार के माध्यम से पूरा निर्मित किया जा रहा है। तो हमारा भी ये कहना है कि हम अपने इन विशेष संस्थाएं जो हमारी काम नहीं कर रहे हैं, कथा से क्रांति लाने के लिए, उनको नए समाज में जोड़ने के लिए, कुछ ऐसा विशेष कार्य करने के लिए पूरे उत्तराखंड में कथा से क्रांति करेंगे। और उपेंद्र जी के सहयोग के माध्यम से जितने भी, जिसके अंदर जो भी गुण है, उन गुणों का प्रचार और प्रसार करते हुए अपने निष्क्रिय जितनी भी संस्थाएं हैं उनको फिर से जीवन प्रदान करके उनके कार्य में लाएंगे। केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोगों को लोन दिला देना उतना महत्वपूर्ण है जितना उसकी वसूली भी कराना। तो हमारे अपने बीच में जो एनपीए अकाउंट हो जाते हैं, उनके रोकने के लिए हमारे सहकारिता के बीच में एक ऐसा ग्रुप भी होना चाहिए जो सभी से पैसे की वसूली पूरा वापस सहकारी विभागों में, जहां से भी लोन जिस बैंक से आया है उस बैंक में वापसी कराए। तो ये जो संस्थाएं बंद हो रहे हैं, कुछ लोग पैसे को कमाने के लिए गवर्नमेंट से लेकर के शांति से बैठने के लिए अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। तो ऐसे लोगों को सुधार करके, उनके नियत को बदल करके कथा के माध्यम से क्रांति लाने की जरूरत है, यही हमारा कहना है। और हम सब मिल करके इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू करेंगे। उत्तराखंड में हम जा करके ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, गौ माता, राष्ट्र माता की जय। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी से, वो आपका कोई विषय है या कोई प्रश्न है वो रखें। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, क्योंकि आपने काफी काम किया है और इसको कोऑपरेटिव कैसे ले जाना है आगे। जी अभिषेक जी, मेरा सहकारिता में तो काम नहीं किया है, लेकिन सहकारिता से ही हम सारी सामाजिक गतिविधि करते आए हैं। मेरा ये मानना है कि इन सभी मॉडल्स में वैल्यू बेस्ड सिस्टम है। अगर इसमें पूंजी ही वैल्यू है तो पूंजीवादी सोच रहेगी, चाहे वो सहकारिता हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो। जब तक मानवतावादी सोच नहीं आएगी, जब तक हम सिस्टम की वैल्यू को बदलेंगे नहीं कि मानव ही केंद्रीय मूल्य है, पूंजी नहीं। मैंने वो 5 बिंदु अपनी मीटिंग में काफी दिन लिखता भी रहा हूं मैं।
मेरा ये मानना है कि सहकारिता को अगर कामयाब करना है तो हमें मानव के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक इंसान की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, सोच में सहभागिता नहीं आएगी, तब तक सहकारिता कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि सोच वही रहेगी। और यही मुझे कारण लगता है कि जितनी भी सहकारी समितियां थी उसमें सब लोग वही थे जो पूंजीवादी सोच के थे और उसी तरह से चलाया। इसमें सरकार का दखल या राजनीतिक लोगों का दखल वो अलग बात है। बात यह है कि सहकारिता, मैं सुभाष नरलंगे जी वर्धा में आए थे, मैंने 4 दिन उनको ऑब्जर्व किया और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि वो इंसान के ऊपर काम करते हैं सबसे ज्यादा। और उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब पूरे ग्रुप में सबसे मिलते थे और उन्होंने ऐसे नवरत्न चुने, अच्छे इंसान चुने और वो उन 10 के 10 लोगों में एक यूनिटी बनी। चाहे वो सहकारिता समिति कभी भी चले, कितनी भी चले, लेकिन उन सब में समन्वय है, वो एक है। मतलब वो जो मुट्ठी दिखा रहे थे भाई कमलादन जी, वो मुट्ठी की तरह से काम कर रहे हैं। वो 5 दिन यात्रा भी कर रहे हैं उधर। तो मेरा ये मानना था कि इसमें हमें इंसानों पे भी काम करना पड़ेगा, मानव के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जो भी हम गतिविधि करते हैं सहकारिता में, अगर हमने साथियों के ऊपर काम नहीं किया, उनकी सोच के ऊपर काम नहीं किया, तो ये आगे जाके ना कहीं इसमें वही पूंजीवादी सोच आ जाती है और ये असफल हो जाती है। मेरा बस इतना ही विचार था अभिषेक जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा है, क्योंकि यही मूल है। अगर ये मूल से हटकर कोई इसको स्वार्थ और कोई व्यापार के तौर पे चलाता है तो ज्यादातर वो निष्क्रिय और फेल हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर दीपक सिंह जुड़े हुए हैं इंडो क्लाइमेट लैब से, जो हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं, नेपियर हाइड्रोजन पर। तो मैं दीपक जी से कहूंगा कि आपने हैंड रेज किया हुआ है, जो भी आपका विषय है, प्रश्न है, वो रखें। डॉक्टर दीपक सिंह। जी सर, सभी को मेरा प्रणाम पहुंचे। और माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2-3 दिनों से ट्रैवल कर रहा था, तो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, कोशिश की है ज्वाइन करने की। आज थोड़ा सा मैं घर पे था और आज मौका मिल गया मुझे पूरा सुनने का वार्ता। तो मेरी जो समझ है इसमें, पहली तो ये है कि कोऑपरेटिव्स, ये लिटरेचर बहुत है कि क्यों फेल हुआ, लेजिस्लेशन चाहिए, लेकिन एक आधारभूत संरचना देखें तो ह्यूमैनिटेरियन, जैसे अभी बोला सर ने, यादव सर ने, कि ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के हिसाब से इसको हमको देखना हो। तो उस बैकग्राउंड से ही मैं 2 चीज इसमें ऐड करूंगा कि उनका एक इंटरनल, जैसे उत्तराखंड के ही कोऑपरेटिव्स ले लीजिए आप, उनका एक अपना अगर इंटरनल मार्केट बना दिया जाए, अंदर ही वो एक दूसरे से ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसे पहले 2-3 हजार साल पहले एक गांव, एक एंटिटी रहता था और एक दूसरे से ट्रेड कर लेते थे वो। तो वो फिर आई थिंक एक अपना जब मार्केट हो जाएगा, उनको तेल कहाँ से लेना है और उनको गेहूं किसको बेचना है या बीज कहाँ से लेना है। और फिर दूसरी उसमें आती है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जर्मन कंपनी है, अमेरिकन है, मतलब ऑस्ट्रेलियन है, और इवन जापानीज भी हैं, वो सेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हैं। आप कहीं भी कोने में देख लेंगे कि हिटाची की मशीन होगी, जेसीबी की, या ट्रैक्टर होगा, या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो अगर वो अपनी इंटरनल डिमांड, जैसे बहुत दिन से लोग बोल रहे हैं, मतलब 70s से बोल, ऑल इज ब्यूटीफुल, और तो वो मैक्रो लेवल पे, क्योंकि अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला भी कि वो महाराष्ट्र में बीज ले जाएंगे और वो सब, तो ये अगर एग्रीगेट लेवल पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल डिमांड, ये दोनों को लिंक कर लें हम, तो फार्मर का जो स्वावलंब है उसका भी रिस्पेक्ट हो जाएगा। और हमारे जैसे लोग हैं वो चाहते तो हैं करने के लिए, लेकिन एजुकेशन अपने आप में ये नहीं सिखाता है। वो शायद मुझे लगता है जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो मार्केट के हिसाब से चीजें सिखाता है। तो हमको दूसरे तरफ से एक ये भी अटैक करना पड़ेगा, कि अटैक का होगा, अच्छा वर्ड नहीं होगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि हम शिक्षा के तंत्र में भी इन चीजों को, कोऑपरेटिव्स को, चैप्टर्स को वहां पे दाखिल कराएं। एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट से बोलें कि उसके कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो मतलब स्कोप है वो कितना वाइड हो सकता है। तो तब वो एजुकेशन परिपक्व होगी, मतलब नीचे से। उसमें 5-6-7 साल लगेंगे, जब वो बच्चे ऊपर कॉलेज में आएंगे, फिर उनको समझ आएगी और वो फिर अपने सीनियर्स के साथ मतलब हाथ
बटा सकते हैं। नहीं तो ये क्या हो जाता है कई बार वो उसको वैसा कम्युनिज्म मार्क्सिज्म उस चीजों पे ब्रांड करने लगते हैं, फिर वो लोग अपना रियल मुद्दा भूल जाते हैं। तो यही मेरा बोलना था, और आपको किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, और मैं जा भी सकता हूँ कहीं पे अगर आप बोलें तो। अभी कुछ दिन पहले बनारस में भी था, तो हाइड्रोजन पे भी जैसे हमने कुछ दिन पहले टॉक दिया था यहाँ पे, और काफी अच्छा रिस्पांस रहा। मध्य प्रदेश में हम वो कोऑपरेटिव्स के साथ कर ही रहे हैं। तो अब जैसे आपने बनारस के पास बोला, तो मिर्जापुर में हमारे एक कोलैबोरेटर हैं प्रोफेसर प्रीतम सिंह, आईआईटी बीएचयू में सिरेमिक्स के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक प्लांट ऑलरेडी मिर्जापुर में ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर 100 रुपए का आप गेहूं बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का जो बायोमास है वो भी बिके, अगर 100 का नहीं तो कम से कम 80 का बिके। और उसी चीज को आप लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लोकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, या रोड बनाने में, बहुत सारा कोल टार भी बना, बायो टार भी बना रहे हैं हम उसमें। तो ये इस पे कुछ वीडियो भी आ जाएगा तो मैं साथियों को दे दूंगा। अब वो उससे देख के आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो बस इतना ही मैं विराम दूंगा कि एक्शन ओरिएंटेड काम करने के लिए हमको मतलब वहीं लोकल कम्युनिटी में ही एंगेज करना होगा। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट तो बनेगा, लेकिन जब आपकी खुद का पेट भर जाएगा, आपकी खुद की एनर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अपने सामान की जो मार्केट दिख जाएगी, तो तब फिर आप एक्सपोर्ट का भी सोच सकते हैं उसके बाद। थैंक यू। जी, धन्यवाद दीपक जी। गोपाल प्रसाद जी और प्रताप रघुवंशी जी हैं वहां से, और बाकी अन्य साथियों से तो आप जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर जी से और बाकियों से। तो नंबर एक्सचेंज हो जाएगा और बात आगे आप लोगों की बढ़ेगी, साथ में आप लोग अभिषेक जी, जी डॉक्टर दीपक जी की प्रेजेंटेशन की जब मेरे को दे दी जिम्मेवारी उस दिन, मैंने इसलिए सवाल नहीं पूछा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी इन्होंने, हाइड्रोजन के लिए एग्रीकल्चरल बेस से, नेचुरल क्लास से करे। इन्होंने कहा था कि सहभागिता बहुत जरूरी है। अगर सहभागिता अगर हम ले आते हैं बीच में, तो सहकारिता भी कामयाब होगी, कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी दीपक जी उस दिन। और दीपक को हम लोग अभिषेक, चलो दूसरा सवाल का जवाब तो दे दिया, दीपक जी ने नंबर शेयर कर दिया। मैं वो रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, मैं उनसे कुछ कनेक्ट करना चाह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभिषेक, हाँ बोलिए जी। डॉक्टर दीपक और योगेंद्र यादव जो बोल रहे हैं, उसी को हम लोग सहकार और सहकारिता को साथ में लेके चल रहे हैं। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो सहकारिता में हेल्प करने के लिए, तो महाराष्ट्र सहकारिता जैसे लीड ले रही है, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाएगा सहकारिता को, उसमें सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, सेपरेट उसकी मीटिंग भी हुआ करेगी, और ग्रुप को, मेन ग्रुप को भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर दीपक, विल नोट डाउन योर नंबर ऑल्सो। दीपक का नंबर जी। हेलो, इसके बाद अन्य साथी राजीव जी। हेलो। हाँ दिलीप जी, राजीव जी। हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी। मैं पुणे से बोल रहा हूँ, भारतीय कृषक समाज में काम कर रहा हूँ। हमने क्या किया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अभी तक वो बहुत जगह बोल दिया कि लोगों के माइंड बदलना चाहिए, उनके आदत बदलना चाहिए। तो ये ऐसा होना वैसा इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमने क्या किया है कि समझो एक ब्लॉक में एक सोसाइटी फॉर्म कर किया है, और उसमें जो इंटरेस्टेड लोग है उनको लिया है, और उनको उनके माध्यम से फिर हम नलंगे सर ने जैसा बोला वैसा जो बीज है रघुवंशी जी ले रहे हैं, और लोगों को सेंद्रीय खेती, उनकी लागत कम होना चाहिए, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, और सेंद्रीय होना चाहिए, इस माध्यम से काम कर रहे हैं। तो इससे एकदम नहीं, मगर जो हमारे 100 है वो 100% काम करेंगे। तो इससे उनके अच्छा हो गया। उनको समझो अभी तूर का बी दिया है, तो जो दिया है रघुवंशी से लेके, तो उससे अच्छा उत्पादन आ गया, तो बाकी लोग ये अपने हम ये बीज वो दे देंगे। तो देशी बीज का प्रसार करना, सेंद्रीय का प्रसार करना, और इसके आगे जाके हमने ऐसा तय किया है कि ये जो समझो तूर हो गई, अन्य कौन से मेज हो गया, तो उनको प्रोसेस करके प्रोसेस करने के बाद
10 रुपए का माल 100 रुपए में जाता है। तो ऐसा हमारा आइडिया है और उस तरफ हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एकदम नहीं होगा, मगर जो ऐसा नया जो रोड मैप चुना है तो वही ढंग से सही होगा। तो इसके लिए क्या है कि अच्छे लोग ले लेंगे और उनके माध्यम से वो देख के बाकी फिर ज्वाइन हो गए। जब लोगों की लागत कम और उत्पादन ज्यादा होगा, उनको मुनाफा दिखने लगेगा, तब वो अपने को ज्वाइन हो गई। तो ऐसा हमारा चल रहा है। धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल सही ये तरीका है कि पहले एक मॉडल बनाएं, उसमें लोगों को जब लगेगा कि सभी इससे अच्छा हो रहा है तो दूसरी जगह पे चीजें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल सही तरीका है। अन्य साथी राजीव जी, अपने को भाई कमलानंद जी ने हैंड रेस किया है। भाई कमलानंद जी। हाँ, बस बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 चीजें, ये बहुत अच्छा फोरम है। एक तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी इसको करीब 3 महीने के करीब में हो गए हैं ये प्रोग्राम चल के। मैं चाह रहा था अगर एक बार प्रेजेंटेशन हो जाता कल परसों में कि 3 महीने में क्या क्या निकला, नेटवर्क बना, नए नए आइडिया आए, ये हम तो ये तो एक समरी बन जाए। एक दूसरा, वर्धा का बहुत बढ़िया अभिनंदन, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया सुना। अगर उसका भी थोड़ा एक्शन आ जाए, उसमें हमारे बच्चे लोग क्या कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, ये उत्तराखंड का मेरा आप सबसे अनुरोध है। आज हमने मीटिंग किया था तिवाड़ी जी हमारे और लोगों के साथ। उप्रेती का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए हम 2 महीने का, अगले 2 महीने में 1000 करोड़ कोऑपरेटिव के माध्यम से, यानी 100 करोड़ प्रति 95 ब्लॉक्स है, तो उसमें उनका उप्रेती जी का जो योग वगैरह वाला है, योग के साथ में उन्होंने अग्निहोत्र भी एक लाया। अभी पहले हमको मालूम नहीं था, तो योग के साथ अग्निहोत्र तो गाय वगैरह सब आ जाती है। तो 1000 करोड़ का नालंगे साहब है, तिवारी जी है, और इतना तगड़ा दादागिरी है अपने अमरनाथ तिवारी ANT मॉडल का जैसा संगठन होता है वही पास में है पूरा। बहुत बढ़िया, देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट एंड मॉडल। मिस्टर AN तिवारी जी उत्तराखंड पूरे इंचार्ज है, दिल्ली में पहचान है, और मुख्यमंत्री की खटिया खड़ी कर दिया इन्होंने कंप्लेन करके। तो बहुत मजा आ गया। मेरा लास्ट वाला पॉइंट, बड़ी आशा की किरण, अभी मेरी ओझा जी से बात हो रही थी, तो ओझा जी ने 2-3 खबरें दिया कि कोऑपरेटिव में बहुत बढ़िया और पॉलिसी अनाउंस हो रही है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था, यार 2 मिनट के लिए आ जाओ, जरा अपने मुंह से बता दो। देखिए, चुनौतियां इतनी भयंकर है, अपॉर्चुनिटी भी इतनी भयंकर है। तो ऐसे इसमें 100 करोड़ का प्रति ब्लॉक लेकर, जैसे डॉक्टर दीपक सिंह है, अब इनका बड़ा बड़ा पैसा आएगा कब और कितना, ये 2 के 10 कब होंगे, 10 के 20 कब होंगे, 10 के 100 कब होंगे। तो क्यों नहीं सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने पे लॉन्च करे, सलाहकार सेवा दे, लोगों को वेबिनार से समझाए और बिजनेस प्लान बड़ा बनाए, स्मॉल बड़ा। ये वाला जो अभियान चल रहा है, बढ़िया बढ़िया लोग जुड़े हुए हैं और सारे एक्शन वाले भी होंगे ऐसा। तो अगर ये वर्धा के बाद में जो और आप करने वाले हैं, तो मेरा लास्ट में अनुरोध है, जयपुर में हमारे कई लोग आ रहे हैं, शायद कुछ विदेश से भी आएंगे। राजू भाई को भी बोला है अमेरिका से कि 4, 5, 6 सितंबर जयपुर, अगर उसमें आपको रुचि हो तो हमारे डॉक्टर लाल सिंह है, एनिमल हस्बेंड्री के रिटायर्ड डायरेक्टर, अपना उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राजस्थान के, और देशी गाय को जोड़े बगैर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं विश्व को बचाने के लिए। तो मेरा अनुरोध होगा 4, 5, 6, 7, उसमें एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, इंटरनेशनल भी कर रहे हैं। उसमें हमारा सफलता का मापदंड में बोला है कि भाई इन्वेस्टमेंट एंगल। तो आपको याद होगा डॉक्टर दीपक जी, एक जापान वाले ने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है पाली जिले में राजस्थान में, शायद उसमें 5-7 करोड़ आ गया है। इसका पूरा डिटेल पता है, एक भरत राजपुरोहित है राजस्थान के, जिनके आदमी ने वो जापान से इन्वेस्टमेंट लाया है, नॉट एज ए चैरिटी बट एज ए इन्वेस्टमेंट। अब उन्होंने इंडिविजुअल करके लाया, लेकिन अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से विशेषकर महिलाओं को लेकर, लास्ट पॉइंट, ये राजीव जी नहीं होंगे शायद, उनके पिताजी या पता नहीं उनका मुजफ्फरनगर का कोई है या नहीं है। परसों ऐसी बात करते करते निकली, तो मैंने कहा यार गोबर का भाव क्या है, तो पहले वो कैलकुलेशन किया, बोले 4 रुपया किलो। फिर बोला यार ये तो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोले 40 पैसा किलो। मैंने कहा ज्यादा तो ये भी लग रहा है, हमारे ब्रिगेडियर साहब पता नहीं है या नहीं, यादव जी।
तो फिर मैंने बोला यार जरा ठीक से करो। तो उनका प्रधान जी भी आया हुआ था, पिताजी भी थे। राजीव जी ने फिर अपना सुपर कंप्यूटर का दिमाग लगाया। रखा मोबाइल को दे भाई क्या 4 पैसा किलो गोबर का भाव है, 4 पैसा किलो। तो मैंने कहा यार ये हम सब के लिए डूबने मरने की बात है। बायोगैस का इतना बड़ा चल रहा है, करोड़ों अरबों का बजट हुआ, डायरेक्टर साहब यहाँ पर होंगे। मैंने भी खादी कमीशन में टॉप नंबर बायोगैस 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 इतने बायोगैस लगाए दूसरे दुनिया में कि सारा अल्टीमेटली गोबर का भाव क्या है भाई? तो बोले 4 पैसा किलो। फिर एक और हमारे ब्रज गोपाल जी शायद यहाँ पर है, और कुछ लोगों ने बताया अरे साहब 4 पैसा तो फिर भी मिल रहा है, यहाँ तो गोबर उठाने के लिए वो पैसा देता है कि भैया उठा के ले जाए, पैसा ले। यानी कहीं ना कहीं इतना बड़ा खाई है, गैप है, पाखंड है, गलतफहमी है, गैप है, ब्रिजिंग द गैप। तो मैं तो कहूंगा ये कोऑपरेटिव वाला जो आपने पता लिया है, इसमें 29 विषय और कल जो पॉलिसी ओझा जी बोल रहे थे पता नहीं, लेकिन ये 100 करोड़ प्रति ब्लॉक या 3 या 4 करोड़ रुपया प्रति गांव ग्राम सभा। और आपको बहुत खुशी होगी, लगभग 40% लोग उत्तराखंड में बगैर चुनाव के यानी निर्विरोध आ गए, ऐसा बतला रहे थे। हमारा लक्ष्य था और धक्का लगाओ और धक्का लगाओ, जिससे ये उप्रेती जी का मॉडल जो है युग से समृद्धि वाला 50% अगर आ गए निर्विरोध, बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत होगी। बशर्ते उनको निर्विरोध आने के बाद शुभल अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से ट्राइबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नेतृत्वशाला की अगर हम सलाहकार देना शुरू कर दे ब्लॉक को, जिले को, तो अपने को तो बहुत दमदार समय लग रहा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल एसडीजी का। तो बहरहाल अगर ओझा जी नहीं आए हैं तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आ जाते तो 2 मिनट आके बोल दे वो, क्योंकि ओझा जी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। ओझा जी अभी 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, उनसे बात हो चुकी है, वो जुड़ने वाले डॉक्टर साहब आपको एक खुशखबरी बतानी थी। चलो मैं अपनी बात खत्म करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम भाई कमलानंद का, सबको प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब मैं एक खुशखबरी आपको बता रहा हूँ, 25 तारीख को सहकारिता नीति जो है जारी हो रही है भारत सरकार की। जी ने बताया था कल हो, कल की है 24 तारीख, जो भी हो कुछ न कुछ ग्राउंड पर नीति फीति से कुछ ज्यादा नहीं होगा, करेंगे जब धंधा होगा धंधा होगा धंधा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सहकारिता नीति जारी हो रही है इस विषय पे अभी पीएस ओझा जी इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे फोन किया था। राजीव जी आपका कुछ विषय कुछ प्रश्न है, और योगेंद्र यादव जी आपने फिर से अनम्यूट किया। या अभिषेक राजीव जी हैं अपने लाइन पे हैं, इसमें ज्वाइन किया हुआ है। भाई कमलानंद जी कह रहे थे कि हैं कि नहीं है। और जी मैं अभी खातौली बात में जो अगला कार्यक्रम है, क्योंकि भाई कमलानंद जी भी नहीं थे वहाँ, ना ही ओमपाल जी आए, और राजीव जी यूएसए से, वो तो खैर ऑनलाइन तो जुड़े हुए थे लेकिन फिजिकली इनमें से कोई भी नहीं थे। तो राजीव जी अगर थोड़ा सा बताते हैं, और सहकारिता में भी इनकी सहभागी होगी, क्योंकि उस एरिया में भी मैं गया था, कमलानंद जी से भी, तौरी साहब से भी हम मिले थे वहाँ देहरादून में, और हमने वहाँ का गांव भी विजिट किया। तो थोड़ा सा हमारा उत्तराखंड में हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि वहाँ पे ज्यादा जरूरत है उस एरिया को डेवलप करने की। तो राजीव जी या ओमपाल जी कुछ बताना चाहें, खातौली का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि ऑनलाइन भी आ रहे थे, और इस पे कोई, हाँ थोड़ा सा उनसे बुलवा दीजिए। जी हम लोग एक रूपरेखा बना रहे हैं और इनिशियल स्टेज में है। तो अभी तो हमने जैसे बताया था, हमने एफपीओ शुरू की है, और ये सभी लोगों जैसे प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हैं और भाई कमलानंद जी हैं, तो हम लोग काफी लोगों से जुड़ रहे हैं। और हम लोग जो है इसको जमीनी स्तर पे लाना चाहते हैं अगले 1 से 2 हफ्ते में, और 30 दिन में हम एक जमीनी स्तर पे लाना चाहते हैं। उसमें हमने एक 100 साल पुराना एक गुरुकुल है,
उससे पापा से उसके प्रधानाचार्य से बात हुई थी, और एक गौशाला है, हम उसका उद्धार करना चाह रहे हैं। और सहकारिता के माध्यम से हम लोगों ने इनिशियली 10 लोगों को जोड़ा था। पापा के पास ओमपाल सिंह जी के पास 150 लोगों की सूची है, और 300 लोग उसमें हमारा इमीडिएटली जोड़ने का सहकारिता के माध्यम से प्रण है। अभी 300 लोग हम जोड़ेंगे, और खतौली पलडी गांव से हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ के तो जो प्रधान जी हैं उनकी भाई कमलानंद जी से बात हो रही है। तो हम अभी एक मैंने ग्रुप बना लिया है, और उससे हम जोड़ना चाहेंगे सहकारिता में जो हेल्प करना चाहेगा, और ये आयु धारा से कोई हेल्प करना चाहेगा, गुरुकुल वाले के बच्चों को। हमारे पास मैं देखता हूँ कि 170 बच्चे हैं। 170 बच्चों को अगर मैं उनका पाठ्यक्रम अभी देख रहा हूँ कि क्या पाठ्यक्रम है उनका, और उनको 170 बच्चे हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे वो पैसा किसी को नहीं देना है। पैसा किसी को नहीं देना है, पैसा दे के भिखारी बनाता है। तो स्वावलंबी बनाना है उनको। उनको सहायता नहीं देनी है किसी को, मेरा ये क्लियर रहेगा। जैसे भाई कमलानंद जी ने बोला, सहायता किसी को नहीं देनी है। अगर चाहिए तो लोन ले लो और आप डेवलप करो। तो आप जैसे लोगों के लिए, योगेंद्र जी हुए और सब लोगों के लिए वो जो है मैं उस जगह को देना चाहता हूँ कि कौन कैसे डेवलप करना चाहता है। वी आर प्रिटी मच ओपन फॉर ऑल द डिस्कशन, जिससे हम एक रोल मॉडल खतौली को बना सकें। और उसमें मेडिकल फील्ड से हमारे प्रशांत चतुर्वेदी से बात हो रही थी, तो वो मेरे को एक रोड मैप बना के दे रहे हैं, जिससे हम आयु धारा स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आयु धारा स्टार्ट होगी, जिसमें हम जो है, जो उनके जो जो प्रशिक्षण देते हैं, उसके अंदर लोग भी जुड़ेंगे, प्रशिक्षित लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, उसको सब डॉक्यूमेंटेशन करके और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करके उसको उद्यमिता की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। आयु धारा रहेगी, और उसमें एक सहकारिता भी आपका एक वो रहेगा। तो इट्स ओपन फॉर एवरीवन टू क्रिएट ए पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसको मैं कहना चाहता हूँ, फेल तो हम होंगे नहीं। तो मेरा ये था कि अगर फेल होना है तो हम लोग 15 दिन में फेल हो जाएं, फिर उससे लर्निंग लें और फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि पहली बार में तो जो हम करेंगे वो होगा नहीं। तो वी टेक ए लर्निंग इन 15 डेज। 2 स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे। सॉरी, अभिषेक जी गुस्सा हो जाएंगे कि स्प्रिंट प्लानिंग चलता नहीं है यहाँ पे, बट I'll try to do it कि अगर हमें फेल होना है तो जल्दी फेल होना, जिससे हम उससे शिक्षा ले पाए कि हमें किस तरह से। तो यही है मेरा कि इट्स प्रीटी मच फॉर ओपन। मैं तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, और मेरे को इतना जानकारी भी नहीं है। मैं यहाँ से बैठ के खाली बातें कर सकता हूँ, लेकिन बातें नहीं है। आप मुझे बताएं कि कैसे जो भी जुड़ने का इच्छुक हो मुझसे कांटेक्ट करें। हम इसको जमीनी स्तर पे अगले 30 दिन में लाना चाहते हैं, और करके दिखाना चाहते हैं कि ऐसे ब्लॉक डेवलपमेंट किया जाएगा। उसको हम एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब मैं क्वेश्चन चाहूंगा, तो मैंने अपना बता दिया क्या मिशन है ये कि धंधे बढ़ाने का धंधा करना है, उसको सहकारिता से जोड़ना है, उसको मेडिकल से जोड़ना है। ये मेरा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और अभी मेरे पास कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बट जितने रिसोर्स हैं उससे वो सबको मैं ऑफर करता हूँ, मेरे रिसोर्स हैं। और आप आए अपने अनुभव से उसको एक जमीनी स्तर पे लेके आए। ये मेरा एक वो है, मिशन है। और ये है कि उसको धंधे से जोड़ें। धंधे से ऐसे नहीं कि मैं कोई टाटा अंबानी बनना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति का प्रसार हो। अब ओझा जी से भी मेरी बात होती है, उनके इतने आइडिया रहते हैं, तो लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो मेरे को समझ नहीं आता है। तो उनकी भी मैंने बुक लिखनी शुरू की थी, कैसे करते हैं। तो अभी ये है कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं खुद से मैं बता रहा हूँ, अब कंफ्यूज हूँ कि इतने सारे लोग हैं। अभी क्या चल रहा है कि मैं एक दिन एक धंधा करता हूँ। जैसे बताता हूँ, एक दिन मैंने गोबर का धंधा किया 2 दिन पहले, उसके बाद मैंने सहकारिता का धंधा किया, उसके बाद मेरा धंधा रोज चेंज हो रहा है। तो आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें कि अभी तो मैं बताता हूँ कि क्लियर है मेरा। एक तो आयु धारा से स्टार्ट करना है, सहकारिता से। ओझा जी आगे हैं, नमस्कार ओझा जी।
तो मैं कार्यस्थली आपको दे रहा हूँ, जितना रिसोर्स चाहिए मैं आपको दूंगा, कुछ भी चाहिएगा मैं आपको दूंगा, बना के दूंगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज में, रिसोर्स में भी है, क्राउड फंडिंग होगी या मेरे को अपने पास से पैसे लगाने होंगे, जो भी है सहकारिता के से जो है, तो मेरी कार्यस्थली आप लोगों के लिए है। मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं नेतृत्व दे सकता हूँ। भाई कमलाजन जी से पूछेंगे तो इट्स प्रीटी मच ओपन फॉर एवरीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट। जी देखिए इसमें राजीव हेलो जी, हेलो जी राजीव जी, देखिए जी मैं ओझा राजीव जी, मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा, आज के कार्यक्रम का विषय जो है उस पे ही हम रहते हैं। ये जो जी विषय जी है सॉरी। इसके लिए हम लोग व्यक्तिगत तौर पे बात करते रहेंगे, और इसके लिए एक दिन फिर इस पे विस्तार से भी बात करेंगे, और फोन पे मैं आपको कॉल करूंगा, कुछ जरूरी बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा। मैं आदरणीय जी PS जी ओझा जी से चाहूंगा कि जो कल का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके जी विषय में बात करें, और उत्तराखंड में कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे बढ़ाया जाए उस पर। जी जी। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं PS ओझा। अभी मैं जो अभिषेक जी ने संदर्भ दिया उसके पहले राजीव जी का मैं संबोधन सुन रहा था। इस बारे में मेरा अपना सिर्फ एक ही सुझाव है कि जो आप देखिए आइडिया जनरेट होते हैं, जब उसको किसी एक को लेकर हम शुरू हो जाएंगे ना तो अपने आप जुड़ती चली जाएगी। जैसे आपके सहारनपुर का वो जो संजय सैनी है लड़का, या बगल में बागपत में धर्मेंद्र है, वो उन लोगों को बिल्कुल ऐसे ही, वो तो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक थे, हमें क्या करना है। एक चीज हमने कहा भाई देखो, छोटा बड़ा कोई कारोबार नहीं होता, कुछ भी एक शुरू करो उसके बाद जुड़ता चला जाएगा। और आज दोनों के पास ढेर सारा काम है। तो मैं अनुरोध ये करना चाहूंगा, जैसे पीछे तय हुआ था, बाबूजी से भी बात हुई थी कि भाई हमें हल्दी को लेके शुरू करना है, पॉपुलर के प्लांटेशन के बीच में। लेट्स स्टार्ट विद टर्मेरिक इटसेल्फ, एक से शुरू किया जाए, और फिर उसको कोऑपरेटिव मोड की बात का मतलब यह है कि ढेर सारे किसान मिलके और फिर प्रोसेसिंग करके और फिर मार्केट में ले जाए। तो स्टार्ट विद वन, उसके बाद फिर उसमें तमाम सीक्वेंस जुड़ता चला जाएगा। शुरुआत एक से करनी है। अब रही बात अभिषेक जी ने कल जो उसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लॉन्च हो रही है, तो इसमें जैसे शुरू से ही हमने गौर किया। जब मैं शासकीय सेवा में इंडक्ट हुआ तो डॉक्टर कमल टावरी साहब हमारे बॉस हुआ करते थे, संयोग मिला मेरे को उनके साथ काम करने का। तो वो गांव को फोकस करके, मैंने गांव हमारा एक सेंट्रल पॉइंट हो सकता है, उसके इर्द गिर्द हमें डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स को लेके, और खेती बाड़ी की जो संकल्पना थी, बचपन में हमने देखा, हमें लग रहा है कि हर गांव परिवेश का आदमी इस खेती बाड़ी की बात को अपने सामान्य जनमानस की भाषा में सुना ही होगा। तो उद्देश्य ये है, खेती बाड़ी का मतलब कि गांव का किसान या गांव का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, या गांव का किसान जो बिल्कुल गांव में ही रह गया, वो अपने इर्द गिर्द खेती बाड़ी, मैंने खेती से जुड़े हुए एलाइड एक्टिविटी और खेती को जोड़ के, जैसे खेती है, औद्यानिकी है, फॉरेस्ट्री है, आपका फिशरीज है, डेयरी है, आपका एनिमल हस्बेंड्री है। मैंने कहने का मतलब है कि जैसे हम साल के 12 महीने में हमारी ड्यूटी लगी है कि छुट्टी के दिन छोड़ के बाकी हर दिन हमें ऑफिस जाना होता है, जब सेवा में, शासकीय सेवा में होता है, जिसको नौकरी कहते हैं हम लोग, जिसके लिए हर आदमी, भाई प्रयास करता है कि नौकरी हम करें। हम ये कह रहे हैं कि हम खेती को ही यदि व्यवसाय को नौकरी के रूप में मान के कि भाई हमें सवेरे खेत पे जाना ही जाना है, हमें अपने खेत पे जाना ही जाना है, या खेत में ही रहना है, तो ये प्लान करके जब आदमी चलेगा ना, तो इसमें हमें लग रहा है कि एक बड़ा अच्छा शुरुआत होगी। और सहकारिता की जो भावना दी गई है, इसमें हम ये चाहेंगे कि शुरुआत हम बीज से, जैसे कल एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमें अवसर मिला तमाम ICR के, CSIR के साइंटिस्ट लोगों के बीच में स्पीक करने का, और एक से एक टेक्निकल सेशन हुए, बट कंक्लूडिंग रिमार्क हमारे लिए मिला इस बात का कि भाई सब कुछ तो आपने बता दिया, इसका व्यवसाय कैसे होगा, असली काम तो ओझा जी कर रहे हैं, या ओझा जी ने बताया, रिटायरमेंट के बाद भी उसी को जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सीड, जैसे मान लिया हम गेहूं, धान, मक्का की बात कर रहे हैं, तो आज भी सीड का रिप्लेसमेंट रेट 32, 33, 34% है।
उस 32, 33, 34% या 32 से 35% के बीच में जो भी रिप्लेसमेंट है उसमें हमें लग रहा है कि 60% तो ये मालूम ही नहीं, बेचने वाले को नहीं मालूम और खरीदने वाले को भी नहीं मालूम कि कौन सी कंपनी का बीज है। तो हम शुरुआती तौर पे बीज से ही धोखा हो जा रहा है किसान का, चाहे जिस चीज का प्लांटिंग मटेरियल। तो हम शुरुआत ऐसा करें। और सहकारिता में मैं बताना चाहूंगा, नेशनल पॉलिसी में इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। आप अपना ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं सहकारी टैक्सी के रूप में गांव से, जैसे मान लिया ट्रांसपोर्ट का, लोकल ट्रांसपोर्ट की बात हो भाई, आप व्यवस्था के तहत। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव सेक्टर का इस पूरे एजेंडे को युवा सहकार योजना में फंडिंग करेगा। पहले था कि 3 साल पुरानी कोऑपरेटिव रहेगी, उसकी बैलेंस शीट मुनाफे में रहेगी, तब हम आपको मदद करेंगे। तो अब हमारा अनुरोध यह है कि जब भारत सरकार ओपन हार्टेड सपोर्ट देने को तैयार है तो अब हमें तय करना है। अब जैसे मान लिया सहकारिता में बी पैक्स पहले से बने हुए हैं। अब एक समस्या आती है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन सबको भारत सरकार ने बहुउद्देशीय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में दर्जा दे दिया, उनके संविधान में परिवर्तन हो गया। तो क्या हम अलग से कोऑपरेटिव बनाएंगे या हर न्याय पंचायत स्तर पे कोऑपरेटिव पहले से पंजीकृत है, बी पैक्स फंक्शनल है, उसके हम शेयर होल्डर हो जाएंगे, उसके प्रबंध समिति के साथ मिलकर अपनी प्लानिंग करेंगे। अब ये हम लोगों को तय करना है कि जो एक चलती हुई गाड़ी है उस पर चढ़ लेना है या बगल में दूसरी गाड़ी तैयार करनी है। अब चलती हुई गाड़ी में उसमें क्या होगा कि उसमें जो सिस्टम पहले से बना हुआ है, जैसे वहां का सेक्रेटरी होता है पैक्स का, तो वो अपने को मानता है कि हम सहकारिता के कर्मचारी हैं, लेकिन सहकारिता कर्मचारी नहीं होता। उसको तनख्वाह तभी मिलती है जब उस बी पैक्स पे किए गए बिजनेस से मुनाफा होता है, मुनाफे में से उसको तनख्वाह मिलती है। अब अभी तक जो मुनाफा क्या होता है, उसको भाई खाद बेचा तो कमीशन मिल गया, बीज बेचा तो कमीशन मिल गया। तो कमीशन में जो बचा, और या फिर वो कुछ इधर उधर की चीजें करे, हरकत करे, जैसे जनरली कहा जाता है किसान ले गया, उसने कम तौल दिया, ज्यादा माल उसका कम तौल के ले लिया, कुछ इस तरीके की चीजें जो जनरली हो जाता है। शिकायत हम किसान के रूप में, हमने भी कई बार शिकायत हमारे सामने आई, भाई ने कहा कि साहब हमने इतना वजन करके माल ले गए थे, गेहूं ले गए थे, वो इतना ही वजन लिया उसने। तो अब ये लड़ने की बात है, या हम ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर लें, नंबर 1। तो अब उसमें उस बी पैक्स वाले जो सेक्रेटरी है, तमाम नए लड़के तैनात किए गए हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। पुराने जमाने में हाई स्कूल 8वीं पढ़ा ही सेक्रेटरी हो जाता था। तो वो लड़कों को जनरली, जैसे यूपी में हमने एक दिन, हमें उन लोगों को भी वर्चुअली पढ़ाने का मौका मिला और करीब 2-2.25 घंटे लंबा क्लास चला। तमाम लोगों का इंटरेक्शन भी हुआ। कार्यक्रम के बाद तमाम लोगों के फोन आए कि साहब हम आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को, कि अब जैसे हमारा बच्चा है, हम सेक्रेटरी हैं, हमारा बच्चा, हम बगल के गांव के ही रहने वाले हैं, तो ये काम हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है भाई। अब जैसे सबसे आसान सा रास्ता है भाई, हम तो ये कहते हैं कि आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला। अब उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड में कल बात हो रही थी, एक किसान आया था उस कार्यक्रम में वहां पंतनगर से, तो बता रहा था कि नौरंग दाल होती है साहब, हम ले आए थे और वैसे कैश आइटम की तरह बिका। अब नौरंग, हमने कहा नौरंग क्या होता है भाई, तो नौरंग उसने कहा कि साहब ये जो मूंग होती है ना, मूंग से बड़े साइज, उड़द और मूंग वाला जो फली होती है, थोड़े से बड़े साइज की फली होती है, और उसमें 9, एक ही छेमी में, एक ही फली में 9 रंग की दाल होती है। अब वो रेसिपी है, वो परंपरागत तरीके से उत्तराखंड में हो रही है। तो क्या हम नौरंग दाल का फर्दर प्रोपोगेशन करके, चूंकि वो पारंपरिक रूप से हो रही है, जहां हो रही है उस एरिया में एरिया बढ़ा के हम किसान को प्रोसेस करके और किसान की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। भाई वहां भाई दाल को प्रोसेस करके, साफ सफाई करके हम दाल बना के बढ़िया पैकिंग करके दे सकते हैं। अब ये काम अकेले किसान करेगा तो नहीं होगा। जैसे सहकारिता की बात आएगी कि 100, 200, 300 एकड़ में या 50 एकड़ में क्लस्टर बन गया, तो अब इसमें हम बताना चाहेंगे, पीछे हम कार्यक्रम में बताए भी थे, गैरोला साहब एक हैं, अब उनके जगह का नाम तो याद नहीं आ रहा है, उनके अपने कॉलेज है, चमोली जिले के हैं वो। उन्होंने अपने गांव में, अगल बगल के गांव से माइग्रेशन को चेक करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था प्लान करी है कि साहब अक्टूबर में एक कार्यक्रम हमारे यहाँ रख ले, तो हम लोग वी आर ऑन द जॉब कि उस कार्यक्रम को जोड़ के जब तक हम पहुंचे तब तक वहां होमवर्क पूरा तैयार रहे कि भाई हमें अगली फसल में हमें क्या करना है।
जैसे हमारे यहाँ अक्टूबर में रबी ली जाती है, वहां भी रबी फसल ली जाती होगी, रबी में कुछ चीजें बोई जाती होंगी, कुछ खरीफ में जो कर रहे हैं। हमने कहा साहब ऐसे करके इस काम को तब तक एग्रीगेट करिए लोगों को। तो हमारा ये कहना है कि जो उत्तराखंड में जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, अब क्लाइमेट चेंज इफेक्ट वहां भी पड़ा। उत्तराखंड में तमाम फलों का, जिसे भी कहा जाता है, बुरांस के जंगल में अब की बार वो महक नहीं आई। बुरांस अल्मोड़ा की खास रेसिपी थी। बुरांस के जंगल में फूल ऐसे नहीं आए, ऐसी व्यवस्था नहीं आई, ऐसा उसमें जिसे कहा जाता है वो जो एसेंस आना चाहिए वो नहीं आया। तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट का असर हम सबके ऊपर पड़ रहा है। तो इन कठिन परिस्थितियों में क्या हम बुरांस की में नहीं हो रहा है तो उसको लेके रोते रहेंगे या बगल में दूसरा कोई रास्ता देखेंगे? तो हमारा ये कहना है कि इसके लिए भारत सरकार की योजना, जैसे सहकारिता की बात आई, सहकारिता बन गई या बनी हुई है, उसको हमने उसका शेयर होल्डिंग ले लिया अपने साथ। अब उसके बाद व्यवसाय के रूप में कि भाई हम इतने एकड़ पे हम ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लेंगे, इतना एग्रीकल्चर क्रॉप लेंगे, और सबकी प्रोसेसिंग, क्योंकि ये शर्त कर लिया जाए, जिस दिन हम किसान हमारा शर्त कर लेगा कि हम साहब अपने खेत से रॉ मटेरियल के रूप में हम किसी को उत्पाद नहीं देंगे, हम फिनिश प्रोडक्ट देंगे, उसी दिन से। क्योंकि सच्चाई ये है कि एक दाने से 1000 दाना किसान ही बना सकता है, लेकिन उसी 1000 दाने से या 1000 किलो से 920 किलो आटा कंपनी बनाती है और फायदे में रहती है। गौर करिएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथक को हम लोगों को तोड़ना है, और ये काम हम सहकारिता के माध्यम से तोड़ सकते हैं। दूसरा, जैसे वहां उत्तराखंड में एक संदर्भ और हो सकता है सहकारिता के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा, अभी भी उत्तराखंड में जाइए, जाड़े के दिनों में अलाव जलाने के लिए या चाय की भट्टी चलाने के लिए एलपीजी की बचत हो जाए, नीचे से लाद के ले आना पड़ता है, लोग लकड़ी जलाते हैं। तो लकड़ी या तो जंगल से काट के लाती है या गिरी हुई बीन के ले आते हैं। तो इसमें हम लोग ये प्रयास करें, और इसके लिए हमने उत्तराखंड सरकार की एडवोकेसी भी करी कि साहब जंगल की आग हर साल लगती है, बुझाने के लिए ढेर सारा संसाधन व्यय होता है, पर्यावरण की क्षति होती है। तो उसमें हम जो गांव के लोग हैं जो लकड़ी बीन के ले आते हैं, उनकी पैलेट बनाने की छोटी छोटी मशीनें हम क्लस्टर लेवल पर स्टैब्लिश कर लें। आईटी वहाँ क्या कहते हैं, दिल्ली ने अपना एक पिलेट कुक स्टोव का एक मॉडल दिया है, तमाम उसका प्रोटोटाइप ले उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लेके उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, और व्यवस्थित करके उसको जैसे मान लिया भट्टी में जलाने के लिए, आपका क्या कहते हैं डोमेस्टिक भट्टी में जलाने के लिए, कमर्शियल भट्टी में जहाँ बड़े तरीके उस तरीके की, जैसे होटल रेस्टोरेंट है जहाँ वो बड़ी बड़ी लकड़ी दिन भर जलाते हैं, तो उसमें कम उसमें इनपुट्स के साथ फ्यूल के कम कंजम्पशन के साथ साथ अच्छा आउटकम आएगा। तो एक एक्टिविटी ये हो सकती है। दूसरा, क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं, भेड़ पालन की बात उस दिन हो रही थी, इसके पहले उत्तराखंड में हमारे कुछ भेड़ के तमाम सेंटर्स थे पहले, जब हमारा यूपी उत्तराखंड एक में था, और ग्रामोद्योग से वो सेंटर, वहाँ ऊन का सेंटर होता था। तो आज भी वो सेंटर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो क्या हम स्मॉल एनिमल्स में भेड़ की नई प्रजाति को इंड्यूस कर सकते हैं, जो इसमें ऊन का उत्पादन हो, मांस का उत्पादन अच्छा हो, दूध का उत्पादन अच्छा हो? तो इन सब चीजों को, इंटरवेंशन को अकेले किसान नहीं कर सकता। और जब जैसे कोऑपरेटिव की बात आएगी, तो फिर वो जिले वाला, फिर जिले से हम जैसे लोग, फिर दिल्ली वाला लोग, तब एक चेन बन जाएगी। तो यही कुछ बात हमें कहनी थी, क्योंकि सहकार से समृद्धि का जो नारा सरकार ने दिया, वो सच में समृद्धि वहीं से आएगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि जमीन उतनी रही, आबादी बढ़ती गई, धीरे 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 धीरे, पर हम बड़ा आराम से डाटा देते हैं कि साहब 86% हमारे फार्मर स्मॉल मार्जिनल हो गए। जिनके पास 1 एकड़ से कम खेती है, वो उसमें से 90% वो लोग हैं जो 1% से 1 एकड़ से कम खेती है। तो हम बड़े खुशी से कहते हैं, अब 1 एकड़ से कम खेती पे कोई किसान क्या पैदा कर लेगा और कहाँ बेचने जाएगा? तो वो फिर होता है भाई, खेती घाटे का सौदा है। सौदा नहीं है, खेती हमारा कल्चर है, उससे जुड़ी हुई एलाइड एक्टिविटी हमारा कल्चर है। तो ये हम उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमने हर मीटिंग में मैं ये कहता हूं कि मैं किसानों के लिए, अपने ऐसे किसानों से जुड़े कार्यक्रम के लिए राउंड द क्लॉक सोने की अवधि छोड़ के राउंड द क्लॉक हम रेडी रहते हैं। हमारा जो भी इनपुट चाहिए आपको मुफ्त हम देंगे आपको। और कभी फील्ड में कभी आना जाना, जैसे चमोली का कार्यक्रम है, तो जब चमोली कार्यक्रम होगा तो ग्रुप में अभिषेक जी बता देंगे, तो उस एरिया के लोग जो होंगे
और लोग जुड़ जाएंगे, अगल बगल के जिले के लोग भी जुड़ जाएंगे। भाई 3 दिन 4 दिन का कार्यक्रम होगा तो भाई बार बार अब इस उम्र में कहीं आना जाना भी संभव नहीं है, बट हम एक बार जाके वहां सेचुरेट कर देंगे, एक सेंटर स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर वो अपने आप चलने लगेगा। तो हमारा ये कहना है कि हम इन लाइन पे, क्योंकि सहकारिता की भावना से हमारे पास जो है हम आपको देने को तैयार हैं। सहकारिता त्याग से शुरू होता है, और त्याग माने हमने जी आपको जरूरत है भैया ले जाओ, हम कल सवेरे अपना काम चला लेंगे। इस भाव के साथ जब शुरू करेंगे हम लोग तो सहकारिता सफल होगी। यही कुछ बात कहनी थी। और आप लोग हमारे समूह में जुड़े साथी, हमारा नंबर पत्राचार के लिए कोई लेना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर ले लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9415004917 और ईमेल नंबर है ps_oza@yahoo.com, ps_oza@yahoo.com। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है, ये भी नोट कर लें चाहे तो, 9795843496। तो हमने संवाद के सारे रेफरेंसेज आपको दे दिए, और मैं फिर अंत में यही कंक्लूड करूंगा। मैं अपने राजीव जी को, इनके उत्साह को और तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए, आप हल्दी से शुरू कर दो। इसकी शुरुआत, अगली हल्दी का सीजन मिस न करने पाए, इसकी प्लानिंग अभी से कर लो। मैं आश्वस्त करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत से ढेर सारा काम अपने आप चल पड़ेगा। यही कुछ कहना था जी। जी मैं किसी नंबर को रिपीट कर देता अभिषेक हूँ। जी, अभिषेक जी, जी राजीव जी, जी मैं एक बात रखना चाहता था। हमारा एरंडोल ब्लॉक है जी, एरंडोल ब्लॉक है हमारा, एरंडोल तालुका है, तहसील। और किस जिले में, किस जिले में? जलगांव जिले में है? जलगांव 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 महाराष्ट्र। जी जी हाँ जी, महाराष्ट्र, जलगांव महाराष्ट्र जी में जी जी। हमारा एरंडोल तहसील है। और उस तहसील के अंदर एक शुगर फैक्ट्री है, लेकिन वो जी शुगर फैक्ट्री बंद है। शुगर फैक्ट्री का एरिया 6 से 7 तहसील से बनता है। और हमारे वो शुगर फैक्ट्री के ही नजदीक एक धरण भी है, डैम भी बना हुआ है। और फिर भी, और उसके पास में 200 एकड़ के लगभग जमीन भी है। लेकिन वो जो हमारा सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है, वो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत वो हमारा कारखाना जो है वो बैंक के ताबे में है। और उसको बहुत सारे दिन हो गए, यानी साल हो गए, लेकिन कुछ भी कर नहीं रहे वो लोग। और उसकी वजह से हमारी जो काश्तकार है, हम जो शेयर होल्डर्स है, और हमारा बहुत सारा पैसा भी वहाँ ब्लॉक हुआ है। हमने कुछ पैसा ऐसा भी दिया था कि पर टन के हिसाब से कुछ हमारा पैसा काट लेते थे, और उसे वो बोलते थे कि नॉन रिफंडेबल है। तो वो जाने दो, हमको उसके अंदर जाने का नहीं, लेकिन क्या हम उसको शुरू कर सकते हैं इसमें आप सभी देखिए, इसमें महानुभावों के नहीं, माध्यम से? इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। कोऑपरेटिव की चीनी मिल है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की चीनी मिल है वो। हाँ सहकारी चीनी मिल है। हाँ, सहकारी चीनी मिल है महाराष्ट्र सहकारी कोऑपरेटिव के चीनी मिल है अंतर्गत। ना? हो तो हो सहकारी चीनी मिल है, उसमें यदि वो इस समय डिफॉल्ट में है तो उसका कोई प्रभारी होगा, जिले का कलेक्टर उसको उसका प्रभारी होगा, हाँ है ना? नहीं, अब जिले का इसमें कलेक्टर नहीं साहब जी, हाँ कलेक्टर भी हो गए। और वो क्या, जो बैंक के चेयरमैन है, बैंक जो है ना ना वो ना, एक बैंक के लिसन में बैंक। जो मैं जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब दीजिए, फिर रास्ता बताते हैं ना आपको। एक ठीक तो है। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि कोऑपरेटिव में इस तरीके की जो यूनिट्स होती हैं उनका प्रभार जिले में, अध्यक्षता जो जिला स्तरीय कमेटी होती है उसकी कोऑपरेटिव को, उसका अध्यक्ष पदेना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या आपके यहाँ डीसी कहा जाता होगा तो डीसी होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें बैंक से लोन कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का है या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल जिले की है। कोऑपरेटिव बैंक का, जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है, ठीक है।
अब इसमें इसका जो सीधा तरीका ये हो सकता है, जो हम समझ पा रहे हैं इसमें, कि इसमें आप जो आपके शेयर होल्डर हैं चीनी मिल के, वो चीनी मिल के शेयर होल्डर अपने सामूहिक प्रस्ताव के माध्यम से, जैसे उनका बोर्ड है ना, बोर्ड के लोग, आप उसके बोर्ड के डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर, यू आर आल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर, शेयर होल्डर हैं आप। वो अभी हमको तो ये भी नहीं बताते आएगा कि उसमें कोई डायरेक्टर भी है या नहीं है, क्योंकि ना, बहुत अब दिनों से इसमें तो देखिए कोई ऐसा है ना, इलेक्शन भी नहीं है। इस सब्जेक्ट पे हमें लग रहा है कि स्पेसिफिक मेरा नंबर आपके पास है, कुछ चीजें हम आपसे मांगेंगे, क्योंकि देखिए सहकारिता का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो एक कमेटी आपकी, अपनी जो शेयर होल्डर्स की जो कमेटी है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव करके अपने पक्ष में संचालन का दायित्व मांग सकती है। हाँ नंबर एक, ठीक है जब संचालन का दायित्व मिल जाएगा तो उसको रन करने के लिए एक फॉर्मल व्यवस्था के तहत जो भी बनेगा उसका फिर बैंकेबल रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और नहीं, जो ये बात दो रही डिफॉल्ट, है ये। लिसन में, और जो डिफॉल्ट पीरियड का जो इंटरेस्ट या जो उस तरीके की चीजें होंगी उनका वन टाइम सेटलमेंट की बात होगी। तो इसके लिए हमें लग रहा है कि हम लोग अलग से बात कर लेंगे, ये पब्लिक डोमेन की चीज नहीं है, ये तो जनरल हम कोऑपरेटिव के तहत जो चीजें हम स्टार्ट कर सकते हैं उसकी बात है। ये चूंकि ऑलरेडी इन डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट वाले मामले को 1 to 1 डिस्कस करना ज्यादा उचित रहेगा, बजाय पब्लिक फोरम पे कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हैं इसमें। ओके, मेरा नंबर ठीक आपको है, दे ठीक दिया है, आप मेरे से बात कर लीजिएगा, कुछ रास्ता है। व्हाट्सएप निकालते हैं नंबर इसमें। दीजिए, व्हाट्सएप हमने नंबर नोट दीजिए। कराया आपको, नंबर हाँ सारे ठीक नोट करा दिया मैंने। जी ठीक है, ठीक मैंने है। टेक्स्ट थैंक में यू। टेक्स्ट में देख लीजिए, मैंने पीएस ओझा जी का नंबर छोड़ा है। और मैं एक बार फिर से ओझा जी से कंफर्म कर लेता हूँ, 9415004917, ये जी डायरेक्ट नंबर है। ps_oja@yahoo.com, ये आपका ईमेल आईडी है। और व्हाट्सएप नंबर है 9795843496। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मैंने टेक्स्ट में ऐड कर दिया है, प्लीज टेक्स्ट देख लीजिए। जी, तो इसमें मेरी राय में इसी लाइन पे हम लोग प्रोसीड करें। और राजीव जी, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि स्टार्ट विद, हमने शुरू में कहा था मिनिमम बाइबल प्रोडक्ट, स्टार्ट विद 1 और 2 मैक्सिमम। तो जी 1 प्रोडक्ट से स्टार्ट, क्योंकि देखिए किसान का कॉन्फिडेंस एक बार जब हो गया ना, तो फिर जी आपको प्रोसेसिंग यूनिट पे भरोसा करके अपने यूनिट लगाने की बात करनी होगी। किसान तो फिर वो जुड़ गया फिर आपके साथ। और जी कोऑपरेटिव से किसान बढ़िया स्ट्रक्चर आज की तारीख में हमें लग रहा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जी एनसीडीसी ने देखिए बैंक वाले 4 चक्कर कटवा देंगे आपको, लेकिन जी एनसीडीसी का कहना है कि साहब हम आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, आप अपना प्रस्ताव बना के ले आओ। आपके जी पास जी 10% रकम जितने की है उसका 10 गुना हम आपको फंडिंग करेंगे। जी अच्छा, वो जी 10% रकम शेयर होल्डर के मोड में, ये नहीं कि राजीव जी ने शिकागो में बैठे हैं वहां से लगा दी अपने आप से, जी वो जी शेयर होल्डर की शेयर मनी के रूप में, ताकि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसमें बना रहे। जनरली एफपीओ में जी यही तो हो रहा है ना भाई, एफपीओ जी क्यों नहीं सफल है? इसके अंदर घुस के देखेंगे आप तो पता चला कि एक ही आदमी ने सबके पैसे जमा कर दिए। ठीक, और पैसे जमा तो कर दिए, बैंक में जमा हो गया, लेकिन उसके नाम का शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ, और उसी की साइट में जाके वो नंबर दर्ज नहीं हुआ, वहां पे गौर करिएगा। तो अब ऐसा है ना कि सरकार ने, देखिए डिजिटाइजेशन का फर्क तो यही हुआ ना कि आप कोई चीज छुपा नहीं सकते, पब्लिक डोमेन में हर चीज है आपकी, और कहीं पकड़ जी में आएगा तो होगा डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा आपके। ठीक है ना, प्लीज। जी जी तो इसको और प्रोसीड करिए, इससे हमें अच्छा लगेगा। अरे देखिए ना, अपना वो जो प्रदीप है कितना बढ़िया कर रहा, वो जिस काम जी के पीछे लग जाता है सब काम छोड़ के उस पर खाना पीना भी छोड़ देता है। जी जी ठीक है ना। उनसे मेरी रोज बात होती है। हाँ हाँ उनके लिए मैं बिल्कुल। अलग से मैं सहकारिता थोड़ा के सा माध्यम। इंटरवीन करूंगा। जी हाँ जी। समय हो रहा है, तो अब इसको आखिरी कंक्लूड का कर, अच्छा जो दूसरा एक चीज प्रश्न और है। बता दें, सुनो अभी से एक चीज और बता दें, बड़ा अच्छा लग रहा है ये गौशाला की बात। मैं एक सफल मॉडल हम लोगों का, गौशाला को फोकस करके 10 गांवों को अडॉप्ट करने का जो मॉडल दिया था उसकी शुरुआत परसों हम करने जा रहे हैं, 25 तारीख को लखनऊ से। नंबर 1, कुल 12 जिलों को राज्य सरकार ने चुना है जहां पे ये मॉडल बृहद गो संरक्षण केंद्र के माध्यम से चालू हो जाएगा।
नंबर 2। नंबर 3, परसों के कार्यक्रम में हम एक वहाँ रामजस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें रामजस कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जिन्होंने कई पेटेंट करा रखे हैं गोबर और गोबर के अन्य उत्पाद के ऊपर। उन्होंने पॉलीमर भी बना रखा है, तो उनको भी हमने इनवाइट किया है। कुछ और चीजें उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ के कुछ चीजें R&D का भी वहाँ चालू करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी क्या क्या हो जाएगी गौर करिएगा, वो भी कोऑपरेटिव का ही मॉडल है। वहाँ 10 गांवों में हमारा डेयरी, हमने 51 परिवारों को चुना है जहां से 2 से 4 जानवर उसको देंगे। नंबर 1, हस्तगत उनको हाथ में पकड़ाएंगे जो दूध दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको चरही और बायोगैस का मनरेगा से जोड़ दिया गया, तो कुकिंग की व्यवस्था हो गई, और जो बायोगैस निकली कुकिंग की व्यवस्था हो गई, और जो स्लरी निकली बढ़िया खाद की व्यवस्था हो गई, तो नेचुरल फार्मिंग का भी रास्ता क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा चौथा, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए हम मोरिंगा को इंड्यूस कर रहे हैं। सब जितने बेनिफिशियरी आएंगे उनको हम मोरिंगा के PKM1 प्रजाति का बीज देंगे कि भाई अपने घेर में लगा के अपने भी खाओ, अपने जानवर को भी खिलाओ, उसकी पत्ती अपने भी खाओ। 2, 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिशरीज का बायोफ्लाक का मॉडल, जिनके पास जमीन नहीं है उनको बायोफ्लाक की बात करेंगे। हम गोट फार्मिंग का 1+5 का मॉडल करेंगे। इस तरीके से 7-8 कमर्शियल एक्टिविटी हम वहाँ 10 गांवों में हम करने जा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि भगवान की कृपा रही तो लखनऊ के नजदीक का सबसे नजदीक का गांव पंचायत होगी। एक तरीके से देखा जाए तो शहर जैसे छोड़ेंगे, नगर एरिया छूटेगा, तैसे वो गांव चालू हो जाता है और वेल कनेक्टेड है, तो किसी को एक मॉडल रिपोर्ट के रूप में भी दिखाना आसान रहेगा। और इस बात की तस्दीक कल राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैंने यहाँ पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में रखी। तमाम कृषि विज्ञान केंद्र के सब लोग आए थे, ICR CSIR के इंस्टीट्यूशन के लोग आए थे। ये बात रखी कि भाई आप लोग भी अपने अपने KVK से जुड़े हुए नेटवर्क के साथ जोड़ के इस काम को आगे बढ़ाने में हमारा मदद करें। तो हमें लग रहा है सबका समर्थन भी मिल रहा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और अभिषेक जी यदि कानपुर में हो तो परसों मन करे तो ज्वाइन करो, आप भी, बच्चे ही कहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आऊंगा। तो अनुमति लूं मैं, कोई सवाल ना हो तो मैं अनुमति लूं मैं, क्योंकि दिन भर आज सीधा बुक रहा है। अभी जो अभी का विषय है वो उत्तराखंड है, तो उसमें 2 लोग बचते हैं, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी और फिर इसके बाद अमरनाथ तिवारी जी। दोनों लोगों के वक्तव्य के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। इस बीच में अब प्रश्न नहीं ले रहे हैं, आखिरी के विचार रखते हैं डॉक्टर सुभाष नालंगे जी और फिर इसके बाद श्री अमरनाथ तिवारी। और मैं संजय शर्मा बोल रहा हूँ डॉक्टर सुभाष नालंगे के फोन से। हम यहाँ पे श्री भाई नालंगे सर और प्रशांत भाई फ्रॉम छत्तीसगढ़, हम 4 लोग हैं जी फोन से जुड़े हुए हैं। तो आप कीजिए 35 संख्या जो कि एक रेस्पेक्टेबल संख्या है। प्रोग्राम सुपर सक्सेस की तरफ है। मैं महाराष्ट्र में घूम रहा था और अभिषेक जी जो आपने इनिशिएटिव लिया 8:10 का प्रोग्राम शुरू करने के लिए, सभी साथी मुझे लग रहा है सुन पा रहे हैं। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये सुपर सक्सेस है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट्स दिए हैं अपने में, बल्कि अति व्यस्तता के कारण हम रात में आजकल पिछले 10-12 दिनों से सिर्फ 2-3 घंटा ही सो पाते हैं लगातार देश के लिए, पूरा का पूरा ग्रुप। बल्कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के सभी कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। और ये दिस प्रोग्राम इज बिकमिंग वेरी 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 पॉपुलर। इनफैक्ट Sudhir also gave me the feedback and I also am having this similar thinking। and आज आप उत्तराखंड की मीटिंग में मैंने ज्वाइन किया था नालंगे सर की ID से ही, और मैं खुद उसमें स्वयं नालंगे सर के साथ जाके 1 या 2 तारीख को हो जाएंगे, मैं खुद उपस्थित रहूंगा और पूरे जिस विषय में बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी गोपाल जी और जो हमारे वहाँ के साथी हैं रघुवंशी जी, उनके माध्यम से वहाँ पे भी उतर रहे हैं। तो और अभी बहुत खुशखबरी जो हमें PS ओझा साहब ने दी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी अपने आप में। और PS ओझा जी जैसे यदि ईमानदार अफसर रिटायर्ड हो या प्रेजेंट वर्किंग हो जो उसमें लगेंगे तो कल्याण होना अवश्य भावी है। मध्य प्रदेश में भी हमारी टीम है, इंदौर में, वहाँ पे भी कॉपरेटिव अभी उठना शुरू हो गया विजय जी और दूसरे साथी के माध्यम से। यहाँ पे जो हमारे साथी प्रशांत बैस जी हैं, और एक साथ ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ इन्होंने एम किया है। 25 नवंबर से आप सभी आमंत्रित है उसमें। 25 नवंबर से 30 नवंबर तक करीब वहाँ के करीब 1100 गाँव के और करीब 30-33 हजार, एम आई राइट, या 33,000 कॉपरेटिव्स, वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड, या 33, I'm sorry to just say that, I mean it's sorry for the gap, but even that would be a Guinness Book of World Record. He's aiming at that। और उसके पहले एक टीम, अभी एक तो खुद के एक्टिविस्ट ही हैं, क्योंकि हम लोग के काम करते करते हेल्थ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, गांधी ने बड़ी कृपा से कहा कि ठीक कर देंगे। तो हम लोग वहाँ पे करीब 5-7 कुछ हवाई जहाज में और कुछ ट्रेन से जाएंगे और वहाँ पे
14-15 दिन का इनका आदेश है, तो अब लगातार काम चलता रहेगा। तो बहुत सीरियस प्रोग्रेस है और ये मैसिव मूवमेंट की वार्ता कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट बिग सक्सेस। और सत्य प्रकाश जी, हमारे पास तो इतने, माफी चाहता हूँ, बहुत सारे साथी तो लड़ते हैं, फोन तो नहीं उठाते हो, मैसिव। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। समय हो चुका है। मैं आखिरी में आदरणीय श्री अमरनाथ we lost touch but I'm back। अमरनाथ बोलो तिवारी जी कंप्लीट से आग्रह कि कंप्लीट कर लूं क्या अभिषेक भैया, बात को पूरा कर लूं? नेटवर्क खत्म, आपका डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं बात को पूरा कर लूं या अभी रुक जाऊं? मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप करने की कोशिश हाँ, इसीलिए मैं तेजी से बोल रहा था। तो मैं आग्रह करता हूं आदरणीय श्री डॉक्टर अमरनाथ तिवारी जी से कि वो आए और आखिरी में, अंत में ये सारे जो चर्चा हुई है उस पर अपना विषय रखते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इस पर जमीन पे उतरने की शुरुआत करते हैं 2 तारीख। धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयास आपका है। और अभी सुभाष जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और इससे पहले ओझा जी ने तो एकदम निचोड़ दिया है। उन्होंने एकदम फैक्ट फिगर जो है और जो हो सकता है, देखिए विकल्प सहकारिता ही है। हम सब मिलकर के अगर सहकारिता के माध्यम से कार्य करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि आईसीआर के लोग और केवीके के लोग और तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, सभी समर्थन करेंगे, मगर कब करेंगे? जब हम गांव के लोगों को जवाबदारी देंगे। जैसा ओझा जी ने भी कहा, कमल टावरी साहब भी कह रहे हैं, और सुभाष जी ने भी यही बात कही कि जब तक हम लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबका निचोड़ यह है कि बहुत बढ़िया प्रयास है, और अभिषेक जी आपका जो कार्य बहुत ही सराहनीय है, और इस प्रकल्प को आगे बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ होगा। इसी के साथ मैं भी जो है वाणी का विराम करता हूं अपने, और आप सबको वंदन अभिनंदन के साथ मैं चाहता हूं कि सब मिलकर के एक अच्छा मॉडल के रूप में विकसित करें। धन्यवाद। जय सहकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस केवल इतना ही कहूंगा कि ये 2 तारीख से, जैसा सुभाष नालंगे जी बोल रहे हैं और जैसे उत्पेदी साहब और हमारे आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी और अन्य उत्तराखंड के साथी तैयार हैं, तो हमें आशा है कि आने वाले 10 दिनों में उत्तराखंड के ज्यादातर ब्लॉकों के लिए एक प्रारंभिक जो ब्लॉक बचे हुए हैं, क्योंकि आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी ने वैसे 20-25 ब्लॉक के नाम गिना दिए जहां काम शुरू हो चुका है, लेकिन जो ब्लॉक बचे हुए हैं उनमें भी काम करने का जो योजना है वो बन जाएगी और उसमें काम शुरू हो जाएगा। और मैं आग्रह करूंगा उत्पेती जी से कि सभी का धन्यवाद करें और कार्यक्रम हम खत्म करें। अभिषेक जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, काफी जानकारियां मिली और सबका सहयोग हो रहा है और मार्गदर्शन मिल रहा है। जितने भी महानुभाव आए हैं सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से सहकारिता की भावना, सहयोग की भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और अभिषेक जी और अमरनाथ, अभिषेक जी का स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने ऐसा, मतलब मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा मंच मैंने 47 ईयर्स में पहली बार देख रहा हूँ। और एवरी टाइम अभिषेक जी, मैं सॉरी चाहूंगा, मुझे पता नहीं था विषय क्या था, क्योंकि मैं काफी इधर उधर बात कर रहा था वो उसको जमीनी स्तर पे लाने के लिए। तो डांट दिया जाए, आपका अधिकार है, आप डांट दिया करो। मैं अगर इधर उधर पहुंचूं तो मतलब तो आपका अधिकार है, मैं आपको, आप सभी को अधिकार देता हूँ। राजू सर जी जी, जी इंडिया को अपने तरीके सब ऐसे लोगों की जरूरत है। सिर्फ इनके लिए एक मंच तैयार हो जाएगा अपना तरफ से, सभी के तरफ से, तो लोग अपने को एकजुट